हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। पदार्थ चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्लास 9th एनसीईआरटी की किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसी के अंदर हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना होता है। तो उसी चैप्टर से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को करेंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के इस पार्ट 1 में हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे, अगले वाले पार्ट 2 में हम लोग 50 करेंगे और 2 पार्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। साथ ही एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी वाले चैप्टर के अंदर, है ना। जो इस चैप्टर का एग्जाम्पलर है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन सारे को भी कवर करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पदार्थ वाले में देखा था, राइट। तो इस चैप्टर का पीडीएफ मैंने ऐप पर डाल दिया है। तो आप में से जो भी पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, डाउनलोड करना चाह रहे थे, वो जाएंगे ऐप में, लॉगिन करेंगे और यहाँ देख लो फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल वाले पर आप जाना, इस पर क्लिक करना, आपको मिलेगा रेलवे ग्रुप डी 2025 रिवीजन सीरीज यूट्यूब नाम से एक फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा और आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि यही जो चैप्टर है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप ऐप पर जा सकते हो, ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए शानदार प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसका कोर्स आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, राइट। 2475 एमसीक्यूज पूछे गए थे, इन सारे का डिटेल डिस्कशन किया गया है। टोटल 99 शिफ्ट्स हुए थे, है ना। टोटल 99 शिफ्ट्स हुए थे और 99 शिफ्ट्स वाइज जो है, यानी कि सारे प्रश्नों को करवाया गया है शिफ्ट वाइज। टोटल 99 शिफ्ट्स हुए थे। शिफ्ट वाइज सारे प्रश्नों को मैंने टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि 99 टेस्ट सीरीज भी आपको इसी वाले कोर्स के अंदर मिलता है। उसके बाद A4 साइज में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलता है, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर वो 10th से पूछे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आने वाले टाइम में भी केवल 10th से पूछे जाएंगे। आपको 9th और 10th दोनों ही अच्छे से पढ़ने हैं, कोई भरोसा नहीं है। 9th से भी पूछा जा सकता है, 10th से भी केवल पूछा जा सकता है, या फिर दोनों से पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। या तो आएगा केवल 10th से प्रश्न, या फिर 9th और 10th दोनों से आएंगे। आपको दोनों ही अच्छे से पढ़कर चलने हैं, किसी को भी स्किप नहीं करना है। 9th और 10th दोनों ही अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन 2022 में जो पूछा गया था, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे क्लास 10th से ही पूछे गए थे लगभग। कुछ को छोड़ दो तो, है ना, 2% 3% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 9th से थे, बाकी सारे के सारे 10th से थे। और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, जिसे आप हार्ड बोल सकते हो, राइट। लेकिन पूछे गए थे सारे 10th से। उसके बाद अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो ये सारे पीडीएफ जो है आपको मिलते हैं एज अ बोनस। एज अ बोनस आपको ये पीडीएफ जो है सारे के सारे मिलते हैं। अलग से अगर आप बाई करते हो इस वाले पीडीएफ को ऐप से, तो आपको जो है अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स के साथ एज अ बोनस आपको ये सारे पीडीएफ जो है फ्री में मिलते हैं। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले कोर्स में जाकर के एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स को परचेज कर सकते हो ऐप पर ही जाकर के। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के प्रश्नों को देखते हैं। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो शब्द है तत्व, इंग्लिश में इसे एलिमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ये जो एलिमेंट वर्ड है ये दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसकी परिभाषा लेवोजियर ने दी थी, राइट। लेवोजियर के अनुसार तत्व क्या है? एलिमेंट जो वर्ड है ये देने का काम तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था, लेकिन जो परिभाषा है, तत्व की जो परिभाषा है, ये देने का काम लेवोजियर ने किया था। तो इनके अनुसार बी तत्व की परिभाषा है और ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से और सरल पदार्थों में विभाजित ना हो सके, उसी को हम लोग तत्व कहते हैं।
जैसे यौगिक को आप सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हो, मिश्रण को भी सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हो, लेकिन तत्व को नहीं कर पाओगे। तत्व जो है पदार्थ का मूल रूप है जिसे आप किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया से और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर पाएंगे। राइट, ये तत्व की परिभाषा है। ना तो किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ना ही किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा, ना तो किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आप तत्व को और सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो। तत्व खुद में सबसे सरल पदार्थ है। यह तत्व की परिभाषा है। राइट, तत्वों को मुख्यतः किन वर्गों में बांटा जाता है? तत्व को बांटा गया है धातु, अधातु, उपधातु में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु, अधातु, उपधातु में तत्व को बांटा गया है। ये देख लो एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसी का कटआउट है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और लेवोजियर ने तत्व की परिभाषा दी थी। परिभाषा क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि जो यौगिक है, यौगिक को आप सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो। यौगिक सबसे सरल पदार्थ नहीं है, यौगिक तत्वों से ही मिलकर के बनता है। तो यौगिक को आप सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ने के लिए आपको रासायनिक प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी, भौतिक प्रक्रिया द्वारा नहीं होगा। उसके बाद हम मिश्रण की अगर बात करते हैं तो मिश्रण को भी आप अन्य सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो और मिश्रण को तोड़ना बड़ा ही आसान है। किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा जो भी उचित है। मिश्रण क्या है, उनके घटक क्या है, इस पर डिपेंड करता है। मिश्रण को आप और सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो भौतिक प्रक्रम के द्वारा, लेकिन यौगिक को आप तोड़ेंगे सरल पदार्थों में केवल रासायनिक प्रक्रम के द्वारा। भौतिक प्रक्रम द्वारा आप यौगिक को और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन तत्व को तो आप ना तो भौतिक प्रक्रम ना ही रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो, क्योंकि ये सबसे सरल पदार्थ है तत्व। राइट, और तत्व को जो है धातु, अधातु, उपधातु में बांटा जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर कितने तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर टोटल 11 तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद देखो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 और हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और उसके बाद क्लोरीन है। ये टोटल जो हो गए 11 गैसीय तत्व। एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे गैसियस एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे जो हैं अधातु हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के तापमान पर कौन से तत्व द्रव अवस्था में होते हैं? रूम टेम्परेचर पे कौन से तत्व द्रव अवस्था में होते हैं? 2 तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यह है पारा यानी कि मरकरी और ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है ये है अधातु और ये जो मरकरी है जिसका सिंबल Hg होता है ये है धातु। तो एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। दोनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन से तत्व कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं? जो कमरे का तापमान है इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यह है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। एग्जैक्ट मुझे मान याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है और कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। यही कारण है कि आप इन दोनों धातुओं को ऐसे हथेली में रख करके ऐसे पकड़ेंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट करने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु के बीच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ना तो पूरी तरह से धातु होते हैं ना ही पूरी तरह से अधातु होते हैं। जो उनके गुणधर्म हैं धातु अधातु के बीच होते हैं, मतलब कुछ गुण धातु जैसे होते हैं, कुछ अधातु जैसे होते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु, है ना, उपधातु मेटलॉइड। तो आपको याद क्या रखना है कि टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं, टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं, टोटल 7 उपधातु हैं। बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये 7 उपधातु के नाम आपको याद होने चाहिए। बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 उपधातु के नाम आपको याद रखने हैं। जो उपधातु होते हैं इनमें धातु अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना हो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। यौगिक यानी कि कंपाउंड, इंग्लिश में इसे हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड बनता किससे है? एलिमेंट से बनता है, यानी कि तत्व से ही बनता है, एलिमेंट से ही बनता है। लेकिन कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन से बनता है। और एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन करते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही करते हैं, एक निश्चित अनुपात में ही करते हैं। जैसे कि हम जल की बात करते हैं तो जल तभी बनेगा जब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेंगे। या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, ये जल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम है उसका रेशियो 2:1 होगा, या फिर मास का रेशियो 1:8 होगा, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो बनते तो एलिमेंट से ही हैं। कैसे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, और एक निश्चित अनुपात में वो केमिकल रिएक्शन वो एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं, है ना। तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप कंपाउंड को उन एलिमेंट्स में तोड़ना चाहते हैं जिनसे वो बने हैं, उसके लिए भी आपको केमिकल रिएक्शन ही करवाना पड़ता है। जैसे जल है, अब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हम जल को तोड़ना चाहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वापस से आपको केमिकल रिएक्शन ही करवानी पड़ती है, रासायनिक अभिक्रिया ही करवानी पड़ती है। किसी भौतिक प्रक्रम के द्वारा आप जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो मिक्सचर होता तो बड़ा ही सिंपल है, मिक्सचर को बनाने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और मिक्सचर को उसके घटकों में तोड़ने के लिए भी केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अंतर है यौगिक और मिश्रण में, राइट। जैसे नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल बनाने के लिए आपने क्या किया? केवल नमक पानी को घोल दिया, हो गया। फिर नमक पानी के घोल से नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण करवा देंगे आप। तो ऐसे सिंपल तरीके से जो है मिश्रण तैयार हो जाता है। बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कब कहता है? वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कब कहता है? देखो, वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं या फिर जिनमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कण होते हैं। जब उसमें केवल एक ही प्रकार के कण है, कोई पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण है उसे आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, राइट। ये जो कण है ये क्या हो सकते हैं? ये परमाणु हो सकते हैं, ये आपको तत्व के केस में मिलेगा। और एक ही प्रकार के अणु हो सकते हैं, ये आपको यौगिक के केस में मिलेगा। यानी कि जो तत्व है और ये जो यौगिक है यही शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना। तत्व और यौगिक जो है ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि तत्व में आपको एक ही प्रकार के परमाणु देखने को मिलते हैं और यौगिक में आपको केवल एक ही प्रकार के अणु देखने को मिलते हैं। जैसे जल है, अगर जल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है तो उस जल में केवल आपको जल के ही अणु मिलेंगे। जैसे मान लो कि सोडियम धातु है, सोडियम धातु में केवल आपको सोडियम के ही परमाणु मिलेंगे। इसीलिए तत्व और यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। लेकिन जो मिश्रण है ये कहे जाते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ को आप दो तरीके से बांट सकते हो, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आ जाएंगे और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, है ना। अशुद्ध पदार्थ जो है मिश्रण है। वैज्ञानिक दृष्टि से दूध किस प्रकार का पदार्थ है? दूध
अब देखो दूध जो है ये अपने आप में मिक्सचर है, मिश्रण है। इस दूध में आपको कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। इस दूध में आपको प्रोटीन मिलता है, इस दूध में आपको जल मिलता है, इस दूध में आपको फैट मिलता है। तो कई प्रकार के आपके जो है पदार्थ इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं और ये सब जो है अलग अलग प्रकार के अणुओं से बने हैं। कई प्रकार के अणु है दूध के अंदर, तो ये अपने आप में अशुद्ध पदार्थ है, मिक्सचर है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तत्व और यौगिक के बारे में याद रखेंगे कि ये दोनों कहे जाते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस का वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार क्या अर्थ है? वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार क्या अर्थ है? जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो। बात वही है जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। तत्व केस में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, यौगिक के केस में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। मिश्रण की सही परिभाषा कौन सी है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ। मिश्रण कैसे बनता है? दो या दो से अधिक तत्व हैं, या फिर तत्व या यौगिक हैं, या फिर यौगिक यौगिक है ना। तत्व तत्व यौगिक यौगिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में मिला दो, सिंपली मिक्स कर दो, बात खत्म, है ना। सिंपली मिक्स कर दो, बात खत्म, मिश्रण हो जाएगा वो। नमक पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है ना। नमक और रेत को आपने मिक्स कर दिया है, आटे में आपने चीनी मिला दिया है, सब मिश्रण। मतलब दो पदार्थ को आप कैसे भी मिला दो, मिश्रण हो गया वो, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक जैसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन जो है होनी चाहिए एक निश्चित अनुपात में, जो है तत्व आप आकर के जो कंबाइन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिश्रण के लिए नहीं। मिश्रण में मतलब अलग अलग पदार्थ है, मिक्स कर दो, हो गया। विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? अच्छा, मिश्रण जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये जो मिश्रण है ये होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है विलयन, दूसरा होता है निलंबन, और तीसरा होता है कोलाइड। सिंपली कोलाइड बोलते हैं, कोलाइडी विलयन भी बोलते हैं। ये जो निलंबन है और ये जो कोलाइड है ये कहे जाते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। और ये जो विलयन है ये है समांगी मिश्रण। जैसे नमक पानी का घोल है वो नमकीन होता है स्वाद में, तो पूरे नमक पानी का जो घोल है उस पूरे का स्वाद एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से ज्यादा नमकीन होता है विलयन और कहीं से कम नमकीन होता है, ऐसा तो नहीं होता है। पूरे नमक पानी का जो घोल है उसका स्वाद एक जैसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे विलयन में जो नमक है समान रूप से वितरित है, यानी नमक के जो कण हैं वो एक समान रूप से फैले हुए हैं, पूरे के पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले हुए हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें जो मिश्रण के घटक होते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने क्या किया, नमक लिया और रेत लिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, कहीं पर नमक ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर रेत ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब भी उठाएंगे मिश्रण को तो आपको पूरे मिश्रण में नमक और रेत जो है वो समान रूप से आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं पर रेत ज़्यादा होगा, कहीं पर नमक ज़्यादा होगा। तो इसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मिश्रण को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण यानी कि निलंबन और कोलाइड। विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, निलंबन और कोलाइड। विलयन में उपस्थित कणों की विशेषता क्या है? विलयन अपने आप में एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, है ना। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। वे समान रूप से वितरित होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, है ना। साइज मैंने बताया, विलयन के जो कण होते हैं, जैसे नमक को आपने घोला तो नमक जो है वो टूट गया सूक्ष्म कणों में, उसका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। आपको नग्न आंखों से यानी कि माइक्रोस्कोप से भी उनके पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं विलयन के जो कण होते हैं। तो वे समान रूप से वितरित होते हैं, इसीलिए समांगी मिश्रण हम लोग बोलते हैं विलयन को, राइट। मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है? जो मिश्र धातु होते हैं वो भी अपने आप में विलयन है। मिश्र धातु भी अपने आप में समांगी मिश्रण ही होता है। समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन भी कहते हैं। और हमें ऐसा लगता है जब हम विलयन बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि द्रव में या तो ठोस घुला होगा, या तो द्रव घुला होगा, या फिर गैस घुली होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ठोस ठोस भी विलयन हो सकता है, गैस गैस भी विलयन हो सकता है, ठोस द्रव भी विलयन हो सकता है, द्रव द्रव भी विलयन हो सकता है, राइट। तो
जो मिश्र धातु है ये उदाहरण है ठोस विलयन का। मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है, जबकि हम वायु की बात करते हैं तो ये गैसीय विलयन का उदाहरण है। वायु में अलग अलग प्रकार की गैस जो है घुली होती है, ये भी अपने आप में समांगी मिश्रण है वायु, लेकिन केवल गैस है तो गैसीय विलयन। राइट, यहां देखो निम्न में से कौन सा उदाहरण विलयन का है, तो नींबू पानी। नींबू पानी विलयन है द्रव द्रव का। सोडा जल ये भी विलयन है अपने आप में, किसका, द्रव और गैस का। सोडा जल जो है ये विलयन है द्रव और गैस का। गैस का सोडा जल में जो है जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। वायु भी अपने आप में गैसीय विलयन है, तो ये द्रव द्रव का विलयन है, ये द्रव गैस का विलयन है, गैस गैस का विलयन है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलयन का मतलब याद रखिएगा समांगी मिश्रण। मिश्र धातु में किस प्रकार का मिश्रण होती है, तो मिश्र धातु जो है इसको आप विलयन भी बोल सकते हो, ठोस विलयन बोल सकते हो, और विलयन यानी कि समांगी मिश्रण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पीतल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, पीतल में कौन से तत्व पाए जाते हैं। पीतल अपने आप में मिश्र धातु है, या फिर बोल सकते हो पीतल अपने आप में ठोस विलयन है। किसका, जिंक और तांबा का। जिंक और तांबा का। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो धातुएं होती हैं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन मिश्र धातु में, मिश्र धातु जो है धातु अधातु का भी मिश्रण हो सकता है। राइट, धातु अधातु का भी मिश्रण हो सकता है, धातु धातु का भी मिश्रण हो सकता है। तो जो मिश्र धातु होते हैं समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। किसी भौतिक प्रक्रम के द्वारा मिश्र धातु को उसके घटकों में आप नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी इससे मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। यूजुअली हम लोग यौगिक के बारे में बोलते हैं ना, कि यौगिक को उसके घटकों में, जिन तत्वों से मिलकर के यौगिक बना हुआ है, उन तत्वों में हम लोग यौगिक को भौतिक क्रिया द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा तोड़ सकते हैं। मिश्र धातु के बारे में भी कहा जा रहा है कि भौतिक क्रिया द्वारा नहीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी हम इसे यौगिक ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, मिश्रण बोल रहे हैं। मिश्रण है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिश्र धातु जो है अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। यौगिक में ऐसा नहीं होता है, यौगिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन दहनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है, लेकिन इन दोनों से मिलकर बना है जल, जो कि आग बुझाने का काम करता है। तो ये जो यौगिक बना जल, इसमें ना तो हाइड्रोजन का गुणधर्म है और ना ही ऑक्सीजन का गुणधर्म है, बिल्कुल नया पदार्थ बना है। मिश्रण के केस में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण जिन घटकों से मिलकर बना होता है, उनके घटक के गुणधर्म जो है मिश्रण में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे नमक पानी का घोल है, आपको नमकीन लगता है ना, क्यों लगता है, नमक के कारण। नमक के गुणधर्म हमें नमक पानी का जो घोल है उसमें देखने को मिलता है, इसीलिए हमें वो जो घोल है वो नमकीन लगता है। तो ऐसा मिश्रण के केस में ही होता है। तो मिश्र धातु को उसके घटकों में हम भौतिक क्रिया द्वारा तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जो ये मिश्र धातु है अपने घटकों के गुणधर्म को दर्शाते हैं, इसीलिए हम इसे मिश्रण मानकर चलते हैं मिश्र धातु को। जैसे पीतल है, पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है, जिंक और तांबा का, जिसमें जिंक 30% होता है और जो तांबा है 70% होता है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। विलयन का कौन सा घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है। विलयन बोले तो समांगी मिश्रण। जो विलयन है इसमें आपको दो घटक देखने को मिलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे विलायक और दूसरा कहलाएगा विलय। एग्जाम्पल के तौर पर नमक पानी का घोल अपने आप में क्या है, विलयन है। नमक पानी का घोल। अब इसमें देखो विलायक जो है वो पानी है, विलायक पानी है और विलय नमक है। इससे आप जो है याद रख पाएंगे। नमक पानी के घोल में ज्यादा क्या होता है, ज्यादा पानी होता है, तो जो ज्यादा अमाउंट में है उसे हम लोग विलायक बोलेंगे, जो कम अमाउंट में है उसे हम लोग विलय बोलेंगे। जो पदार्थ घुलता है उसे हम लोग विलय बोलते हैं। नमक पानी का घोल, घोला कौन, नमक, घुलाया कौन, पानी, तो जो घुलाए उसे विलायक बोलेंगे। तो विलायक की जो मात्रा है अधिक होती है, विलय की मात्रा जो है कम होती है। तो विलयन का कौन सा घटक अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। सोडा जल और कोक किस प्रकार के विलयन के उदाहरण हैं। अभी मैंने आपको बताया सोडा जल
द्रव में गैस का विलयन है, तो द्रव गैस, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडा जल और कोक, इन दोनों में जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है वो क्या है, वो है पानी, ठीक। और जो सॉल्यूट है यानी कि जो विलय है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है घुली होती है। सॉल्यूट का मतलब विलय होता है, सॉल्वेंट का मतलब विलायक होता है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है? आयोडीन अल्कोहल का जो विलयन बनता है, जो समांगी मिश्रण बनता है, इसे हम लोग टिंचर आयोडीन बोलते हैं ना, टिंचर आयोडीन बोलते हैं। अब देखो इसमें जो अल्कोहल है ये होता है विलायक, ये होता है विलायक, और ये जो आयोडीन है ये विलय होता है, ये विलय होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडा जल में कौन सा विलय और विलायक उपस्थित होता है? तो सोडा जल में जो विलय है जल है, और जो विलायक है कार्बन डाइऑक्साइड है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायु में मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें सम्मिलित हैं? वायु के बारे में अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो वायु है ये गैसीय विलयन है, ये गैसीय विलयन है। अब क्योंकि ये विलयन है तो इसमें क्या होगा, विलायक और विलय, विलय और विलायक। तो विलायक जो है ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वायु में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। इसके अलावा जो भी गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो आर्गन है, कोई सी भी गैस है, वो सब जो है विलय कहलाएंगे। हम ऐसा शरबत भी बना सकते हैं जिसमें क्या हो, नमक है ना, और उसमें चीनी है, तो विलय एक से अधिक भी हो सकते हैं, विलय पदार्थ एक से अधिक भी हो सकते हैं, विलायक भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो जो वायु है उसमें नाइट्रोजन जो है ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसे हम लोग विलायक बोल देंगे, बाकी के जो भी है गैस उसे विलय बोल देंगे। तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है 21%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? विलयन के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं साइज में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इस साइज के विलयन के कण होते हैं। जैसे आपने पानी में जो नमक घोला, नमक जो है टूट गया इस साइज में, 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज के कण में जो है नमक टूट जाता है, इसलिए नमक के कण हमें इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। विलयन में प्रकाश का मार्ग क्यों दिखाई नहीं देता है? जब आप नमक पानी के घोल से, मान लीजिए आपने एक ग्लास, एक कंटेनर, बर्तन ले लिया जो कांच का है, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, उसमें आपने नमक पानी का घोल तैयार कर लिया, ठीक, और आप ऐसे टॉर्च जलाएंगे ताकि जो प्रकाश है वो उस विलयन से पार जाए, तो आपको विलयन से पार होते समय वो प्रकाश आपको दिखेगा नहीं, प्रकाश दिखेगा नहीं, प्रकाश का मार्ग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप विलयन से प्रकाश को गुजारोगे ना, तो उसका मार्ग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर प्रकाश का मार्ग दिखता तो हम बोलते कि टिंडल प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि प्रकाश का मार्ग दिखता नहीं है तो हम बोलेंगे कि जो विलयन है टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि जब माध्यम से प्रकाश गुजरे तो उसका मार्ग दिखाई पड़ जाए हमें, है ना। जैसे मान लीजिए कि छत में या फिर किसी दीवार पे कहीं कोई छेद है, तो वहां से जब प्रकाश कमरे के अंदर आता है, मान लो कमरा जो है डिम है, अंधेरा है, तो वहां पर आपको प्रकाश का मार्ग जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो जब आप किसी विलयन से प्रकाश को गुजारोगे ना, तो प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा, अर्थात टिंडल प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो विलयन के कण होते हैं साइज में इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कब होगा? जब प्रकाश पार्टिकल से टकरा करके चारों दिशाओं में ऐसे छितरा जाए, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्योंकि विलयन के कण साइज में इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है, इसीलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। तो कण प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं, प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो।
क्या विलयन को छानने की विधि से पृथक किया जा सकता है? देखो, विलयन के ऊपर कभी भी सवाल आए आपको तो सीधा क्या करना है, याद कर लेना है नमक पानी का घोल या फिर चीनी पानी का घोल। इसमें क्या है, नमक। तो आप इमेजिन करो, आप सोचो, कल्पना करो, आपके पास नमक पानी का घोल है, आपने पानी में नमक को घोल दिया। घोलने के बाद अगर आप उस पूरे विलयन को रात भर के लिए छोड़ दे तो क्या ऐसा होता है कि नमक के सारे कण जो है नीचे आकर के बैठ जाए? ऐसा तो नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि अच्छा, तो ऐसे विलयन को हम लोग, ऐसे मिश्रण को हम लोग अस्थायी विलयन बोलते हैं। लेकिन यहां पर पूछा है कि छानने की विधि से अलग किया जा सकता है कि नहीं? तो नहीं किया जा सकता ना, नमक पानी का घोल है, आप छान करके नमक को अलग थोड़ी कर सकते हो विलयन से। आपको तो वाष्पीकरण करवाना पड़ता है। नमक पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है, आप छान करके नमक और चीनी को अलग नहीं कर सकते हो पानी से। तो नहीं, पृथक नहीं किया जा सकता है। डी हमारा राइट आंसर है। नमक पानी का मिश्रण है, अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं नमक और पानी में तो कैसे करेंगे? वाष्पीकरण करवा सकते हैं, पानी को भाप में निकलवा दो, नमक जो है रह जाएगा। और अगर आप पूरे विलयन को रात भर के लिए छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा कि नमक है, चीनी है, वो नीचे तली में आकर के बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग अस्थायी मिश्रण बोलते हैं, अस्थायी मिश्रण बोलते हैं, या फिर अस्थायी यहाँ पर बोल सकते हो कि चलो अस्थायी मिश्रण हम लोग बोल देते हैं। यानी मिश्रण को शांत छोड़ देने पर जो है मिश्रण के जो घटक होते हैं, कण जो होते हैं, वो नीचे आकर के तल में बैठते नहीं हैं। क्या विलयन को स्थिर छोड़ देने पर, यानी कि शांत छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं? नहीं, नहीं, विलयन अस्थायी होता है। अगर मान लो नीचे आकर बैठ जाते तो हम बोलते हैं कि अस्थायी है। जैसे आपके पास पानी और रेत का मिश्रण है। मान लो कि आपने पानी लिया था और उसमें आपने कुछ रेत को ऐसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है आप शांत छोड़ दो कुछ समय के लिए, सारे रेत के कण नीचे आकर के बैठ जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे अस्थायी। ठीक है, अस्थायी। किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलय नहीं घुलता तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास पानी लिया था, उसमें आपने कुछ नमक घोला, 1 चम्मच मान लो घोला, नमक घुल गया, आपने एक और चम्मच डाला, फिर से घोला, वो भी घुल गया, आपने एक और चम्मच डाला, वो भी घुल गया। आप ऐसा करते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब आप उसमें और नमक नहीं घोल पाएंगे, आप उसमें और नमक नहीं घोल पाएंगे। जो भी कमरे का तापमान है या फिर जो भी पानी का ताप है, पूरे मिश्रण का ताप है, उसमें आप और नमक नहीं घोल पाएंगे, एक लिमिट तक ही आप घोल पाएंगे। जब तक आप और घोल पा रहे थे तब तक वो जो विलयन था वो असंतृप्त था, तब तक वो विलयन जो है असंतृप्त था। लेकिन जैसे ही अब घुलना बंद हो जाए मतलब अब संतृप्त है, संतृप्त विलयन है। भी हमारा आंसर। तो किसी निश्चित तापमान पर, जैसे मान लीजिए कि आपने 20 डिग्री सेल्सियस पर आपने पानी लिया था और नमक आपने घोलना चालू कर दिया। एक टाइम के बाद आप और नमक उस पानी में, उस विलयन में नहीं घोल पाएंगे, तब हम बोलेंगे विलयन जो है संतृप्त है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मान लो 20 से आपने 30 कर दिया, तब आप उसमें थोड़ा और नमक फिर से घोल पाएंगे। इसीलिए जो संतृप्त विलयन बनता है एक निश्चित तापमान पर बनता है ना, निश्चित तापमान पर बनता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वापस से संतृप्त विलयन जो है वो असंतृप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें और नमक घुलाने का क्षमता जो है आ जाएगा। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, राइट। जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल देखिए, आपने क्या किया है कि 100 ग्राम जल लिया है, आपने 100 ग्राम जल लिया है, पानी ले लिया है, और 283 केल्विन टेम्परेचर पर 283 केल्विन टेम्परेचर पर आपने 100 ग्राम जल में पहले मान लो कि 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोला, घुल गया, आपने 15 ग्राम को घोला, घुल गया, आपने 20 ग्राम को घोला, घुल गया, आपने 21 ग्राम को घोला, घुल गया। जैसे ही 21 ग्राम घुल गया ना अब 100 ग्राम जल में ये पोटेशियम नाइट्रेट, अब और पोटेशियम नाइट्रेट उसमें नहीं घुलेगा, तो हम बोलेंगे कि 283 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्युबिलिटी है वो है 21 ग्राम। ठीक, अब देखो जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे 293 केल्विन पर लेकर के जाएंगे, अब इसी 100 ग्राम जल में
और पोटेशियम नाइट्रेट घुलने की, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो घुल सकता है। अब देखो 293 केल्विन पर यही पोटेशियम नाइट्रेट अब 32 ग्राम घुलेगा, तो इस वाले ताप पर सॉल्युबिलिटी 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की 100 ग्राम जल में, लेकिन 293 केल्विन पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, अब 32 ग्राम है। 313 केल्विन पर और बढ़ गई, 62 ग्राम है। इसी प्रकार 353 केल्विन पर 167 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो है घुल सकता है। तो हमें यह चीज समझ में आ रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, ताप पर डिपेंड जो है वो करती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, घुलनशीलता या फिर इसी को विलयता बोलते हैं वो बढ़ेगी, राइट। तो विलयता जो है बढ़ेगी। ये है नमक। नमक देख लो आप, 283 केल्विन पर 36 ग्राम ही नमक घुल सकता है 100 ग्राम जल में। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी घुलनशीलता जो है वो नहीं बढ़ती है, लेकिन हम 333 केल्विन 353 केल्विन पर देखें तो जो नमक है वो 1 ग्राम और घुल सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हम घुलनशीलता बताते हैं वो एक निश्चित ताप पर बताते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो है घुलनशीलता बढ़ती है, राइट। यदि विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त से कम हो तो वह कहलाता है, वो जो है असंतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे यहां पर अमोनियम क्लोराइड है भाई, 283 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन बनता है वो संतृप्त विलयन होता है जब 100 ग्राम जल में 24 ग्राम अमोनियम क्लोराइड घुल जाएगा। लेकिन मान लो हमने 100 ग्राम जल में 24 ग्राम नहीं घोला है, 20 ग्राम घोला है, 20 ग्राम जो है घोला है, तो 100 ग्राम जल में हमने 20 ग्राम अमोनियम क्लोराइड घोला है, तो वो विलयन जो है संतृप्त नहीं है, वो अभी भी असंतृप्त है, क्योंकि इसमें 4 ग्राम और घुल सकता है। 4 ग्राम घुलने के बाद वो विलयन जो है संतृप्त कहलाएगा। तो यदि विलयन में विलय की मात्रा जो है संतृप्ति से कम हो तो वह कहलाता है असंतृप्त विलयन। यदि संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जैसे अभी आपने देखा था, यहां पर इसी को देख लेते हैं। आपने 100 ग्राम पानी लिया, 293 केल्विन पर आपने 32 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट घोल दिया, पूरा संतृप्त कर दिया, है ना। 32 ग्राम जो है आपने पोटेशियम नाइट्रेट को घोल दिया इस वाले ताप पे। अब आपने क्या किया, उसको ठंडा करना चालू किया। ठंडा करते करते ताप को जो है आप 283 केल्विन पर ले आते हैं। लेकिन 283 केल्विन पर जब आपने लाया तो 283 केल्विन पर मात्र 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलाने की ही क्षमता है ना, ठीक। तो ये जो बाकी के अब बच गए 11 ग्राम, ठीक है, 293 केल्विन पर 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोल रखा था। लेकिन जब आपने इसको धीरे धीरे ठंडा किया, 283 केल्विन पर लेकर आया, तो अब घुलाने की क्षमता इस तापमान पर कितना है, 21 ग्राम है, 21 ही ग्राम है। तो जो 11 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में जो है विलयन से अलग हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में विलयन से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यदि संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो क्या होगा, विलय अलग होकर बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में। जैसे यहां पर देखो, ये जो नमक है ये क्रिस्टल के फॉर्म में देखो अलग हो गया है। पहले ये सारे नमक जो है घुले हुए थे इसमें उच्च ताप पर, लेकिन जैसे जैसे तापमान कम हुआ, जो विलयता है, घुलनशीलता है, वो घटती चली गई, ठीक। और ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में जो है नमक अलग हो गया। तो नमक को शुद्ध करने के लिए जो है इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पहले उच्च ताप पर जो है संतृप्त विलयन तैयार किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके जो है क्रिस्टल के फॉर्म में ठोस को अलग किया जाता है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलयन में घुले विलय की मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन में घुले विलय की मात्रा को हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता निकालने के ये 3 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। 3 तरीके से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, राइट। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का द्रव्यमान गुने में 100। नीचे में विलयन का ही द्रव्यमान या फिर आयतन आएगा।
ऊपर में विलय का ही द्रव्यमान या आयतन आएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का आयतन। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा, विलय का आयतन बट्टे में विलयन का आयतन और गुने में 100। तो बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। एक न्यूमेरिकल देख लो आप, इस पर समझ में आपको आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर में विलय है और नीचे में विलयन है, विलायक नहीं है कहीं भी। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक घुला है। एक विलयन है, कहा गया है कि एक विलयन है, इसमें विलायक है 320 ग्राम और ये विलायक जल है और विलय है ना, विलयन में विलायक और विलय ही होता है 40 ग्राम। ये 40 ग्राम क्या है भाई, साधारण नमक घुला हुआ है। विलयन की सांद्रता बताइए, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत केवल लिखा है, मतलब मास बाई मास परसेंटेज। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये पहला नंबर वाला। कैसे निकालेंगे सांद्रता, विलय का द्रव्यमान, विलय क्या है, ये नमक है, ये जल है और ये नमक है। तो 40 ग्राम विलय का द्रव्यमान है, बट्टे में नीचे में क्या आता है, विलयन का द्रव्यमान आता है। यहां पर विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम। इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के विलयन का द्रव्यमान आएगा। तो नीचे में आएगा 320 प्लस 40 और गुने में 100। तो 40 बटे में 360 गुने में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11.11% आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। ध्यान आपको यही देना है कि ऊपर में विलय का या तो द्रव्यमान आएगा या फिर आयतन आएगा, नीचे में विलयन का या तो द्रव्यमान आएगा या फिर आयतन आएगा। डिपेंड करता है कि आपको सवाल में दिया क्या है, आयतन दिया है, द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है। ठीक, उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे, 100 से गुना करेंगे तब जाकर के परसेंटेज में वैल्यू आपको मिलेगा। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण होता है? मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी। समांगी को हम लोग विलयन भी बोलते हैं, है ना, विलयन बोल दो, वास्तविक विलयन बोल दो, बात एक ही है। और विसमांगी में आपने देखा कि निलंबन और कोलाइड होता है। यहां से निलंबन के बारे में पूछा रहा है किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो विसमांगी मिश्रण होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो आप, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो रेत है वो नीचे ऐसे नीचे आकर के पूरा बैठा हुआ है। जो रेत के जो कण है, पार्टिकल्स, वो नीचे बैठे हुए हैं। ठीक, लेकिन आप इसको अगर मिक्स कर देंगे तो ये रेत के कण जो है आपको इसमें टहलते नजर आएंगे। लेकिन जब आप इसको शांत छोड़ देंगे, सारे रेत के कण वापस से नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो अगर निलंबन के ऊपर कभी भी सवाल पूछा जाता है तो आपको हमेशा मिश्रण जो है याद करना है, वो याद करना है जल और रेत का। क्या निलंबन के कण आपको नग्न आंखों से दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। अगर आप जल और रेत का मिश्रण बनाएंगे तो रेत के कण आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। ठीक, और ऐसा भी नहीं होगा कि पूरे पानी में, पूरे विलयन में रेत के कण जो है हर जगह एक समान होंगे। कहीं पर रेत के कण ज्यादा दिखेंगे, कहीं पर कम दिखेंगे, इसीलिए विसमांगी मिश्रण है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? निलंबन के ऊपर प्रश्न पूछे तो आप रेत और जल का मिश्रण याद करेंगे। आपने जल में रेत को मिक्स कर दिया है, अब आप उस पूरे मिश्रण को शांत छोड़ दो, है ना, पूरे मिश्रण को आप शांत छोड़ दो तो धीरे धीरे रेत के जो कण हैं, सारे रेत जो है वो ऐसे नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि मिश्रण अस्थायी है, ये अस्थायी मिश्रण है। जबकि नमक पानी के घोल को हम शांत छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि नमक के कण आकर के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अस्थायी है। नहीं बैठते हैं तो अस्थायी है, और अगर बैठ जाते हैं तो अस्थायी है। कण विलयन में मिल जाते हैं, कण नीचे बैठ जाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब निलंबन के सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो क्या परिणाम होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन बढ़ जाता है, विलयन समाप्त हो जाता है, निलंबन समाप्त हो जाता है, कण घुल जाते हैं, निलंबन समाप्त हो जाता है। हम ये बोल सकते हैं निलंबन जो है समाप्त हो जाता है। जब आपने जल में रेत को घोला था तब रेत के कण आपको सस्पेंडेड दिख रहे थे, शांत छोड़ दिया, सब नीचे आकर के बैठ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, जब तक ये जो रेत के कण हैं वो पानी में ऐसे टहलते रहेंगे
तब तक आप प्रकाश गुजारोगे इस मिशन से तो प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो रेत के कण होंगे वो प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे तो आपको जो है पाथ जो है साफ साफ दिखाई पड़ेगा। यहां से अगर आप ऐसे लाइट मारेंगे तो पाथ जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तब तक दिखाई पड़ेगा जब तक ये रेत के कण जो है ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे, निलंबित रहेंगे। कुछ समय के बाद जब ये सारे के सारे रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे शांत छोड़ देने के बाद, तब ये प्रकीर्णन जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं या फिर सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जो निलंबन है क्या वो टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो दिखाता है। कुछ समय के लिए दिखाता है, उसके बाद दिखाना बंद कर देगा। जब तक निलंबन के जो कण हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे, निलंबित रहेंगे, तब तक दिखेगा टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जब सारे के सारे निलंबित कण नीचे बैठ जाएंगे, वैसे केस में जो प्रकीर्णन है समाप्त हो जाएगा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन एक लाइन में पूछा जाए क्या निलंबन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो यस दिखाता है। विलयन नहीं दिखाता है, निलंबन और कोलाइड ये दोनों ही टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यहां पर देखो विलयन है जो अभी आपने पढ़ा, सस्पेंशन है यानी कि जल और रेत का मिश्रण है, सॉल्यूशन है नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, और कोलाइड है जैसे कि दूध। ठीक, दूध अपने आप में कोलाइड है। अब देखो यहां पर टॉर्च को जलाया गया है तो यहां पर कोलाइड में आपको ये पाथ दिख रहा है लाइट का, और सस्पेंशन में पाथ आपको दिख रहा है लाइट का, इसमें आपको नहीं दिख रहा है। जो विलयन के कण होते हैं साइज में इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, टिंडल प्रभाव जो है नहीं दिखता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हम सस्पेंशन के बारे में अभी पढ़े हैं कि जब तक निलंबित रहेंगे कण तब तक टिंडल प्रभाव दिखेगा, जब सारे के सारे निलंबित कण नीचे आकर के बैठ जाएंगे वैसे केस में टिंडल प्रभाव जो है बंद हो जाएगा दिखना। और दूध अपने आप में कोलाइड है, जो कोलाइड होते हैं वो दिखाते हैं टिंडल प्रभाव को। यानी कि ये दोनों जो है ये दोनों विषमांगी मिश्रण है जो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। सॉल्यूशन जो है ये समांगी मिश्रण है, ये नहीं दिखाते हैं टिंडल प्रभाव को। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों की विशेषता क्या है? निलंबन के कण जो है हमें नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनके कणों का साइज बहुत बड़ा होता है। विलयन के कण साइज में बहुत छोटे होते हैं, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। लेकिन जो कोलाइड के कण होते हैं वो विलयन और निलंबन के बीच के साइज के होते हैं। तो इतने छोटे होते हैं कि अलग पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइड के कण भी आपको आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे दूध है, दूध में जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये सब आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो छोटे होते हैं। जल और रेत का मिश्रण है, निलंबन है, रेत के कण हमें आंखों से दिखते हैं, साइज में बड़े होते हैं। विलयन के कण आंखों से नहीं दिखते हैं। और विलयन और निलंबन के जो कण होते हैं उनका जो साइज होता है उसके बीच का साइज जो है कोलाइड के कणों का होता है। कोलाइड के कण शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं क्या? ऐसा होता है? नहीं, ये अस्थायी होते हैं। अगर आपने दूध को रात भर छोड़ दिया ग्लास में तो ऐसा तो नहीं होता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, फैट के मॉलिक्यूल्स ये सब जाकर के नीचे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोलाइड के जो कण होते हैं वो भी नीचे आकर के नहीं बैठते हैं, विलयन के कणों की तरह नीचे आकर के नहीं बैठते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। जबकि निलंबन के कण बैठते हैं तो वो अस्थायी होते हैं। कोलाइड को मिश्रण से पृथक करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? नमक पानी का घोल है, आप नमक और पानी को छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। अगर रेत और जल का मिश्रण है तो हम जानते हैं रेत को छान करके अलग कर सकते हैं। अब हम कोलाइड की बात करते हैं। कोलाइड जो होता है उसके घटकों को छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। दूध को अगर आप छानेंगे तो आपको क्या मिलेगा? छन्नी में कुछ नहीं मिलेगा। दूध को अगर आप छानेंगे छन्नी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोलाइड जो कोलाइडल विलयन है, या फिर सिंपली कोलाइड भी आप बोल सकते हो, या फिर कोलाइडी विलयन भी बोल सकते हो, बात एक ही है। लेकिन कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन नहीं होता है। जो विलयन हम बोलते हैं वो वास्तविक विलयन है, लेकिन कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन नहीं है। तो कोलाइडी विलयन के घटकों को हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, निलंबन के घटकों को छान कर अलग कर सकते हैं। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? अपकेंद्रण तकनीक जो है अपनाई जाती है, यानी कि पूरे विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। पूरे विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। जो भारी कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर रह जाते हैं।
अपकेंद्रण तकनीक के द्वारा जो है कोलाइड, जैसे जो हम ब्लड देते हैं, मान लीजिए कि ब्लड है, ब्लड में हम जानते हैं कि भाई प्लाज्मा है और क्या है, सेल्स है, ब्लड सेल्स है। तो अब ब्लड से प्लाज्मा और सेल को अलग करने के लिए भी जो है इसी अपकेंद्रण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड भी अपने आप में कोलाइड है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का जो है इस्तेमाल किया जाता है कोलाइड के घटकों को अलग करने के लिए। दूध से जो मक्खन हम निकालते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, तेजी से इसको चरण किया जाता है, घुमाया जाता है। तो तेजी से घुमाना ही इसमें होता है, अपकेंद्रण में होता है। कोलाइडल विलयन किन दो अवस्थाओं से मिलकर बनता है? जैसे विलयन के बारे में आपने पढ़ा, विलायक और विलय, है ना। विलायक प्लस विलय ये आपका विलयन बनाता है। तो जैसे वास्तविक विलयन के केस में विलायक होता है, वैसे ही कोलाइडल विलयन या फिर कोलाइडी विलयन या फिर कोलाइड के केस में परिक्षेपण माध्यम होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में होगा। और जैसे विलयन के केस में विलय पदार्थ होता है, वैसे ही यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था होता है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो ये याद रखना, आप विलयन से कंपेयर करते हुए याद रखना है। जैसे विलयन में विलायक होता है वैसे परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर होता है कोलाइड के केस में। जैसे विलयन में विलय होता है वैसे यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलकर के जो है कोलाइड का निर्माण करते हैं। कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं? वह घटक जो कोलाइडल रूप में रहता है ना। कम अमाउंट में ये होगा, कम अमाउंट में होगा ये, और ये डिस्पर्स्ड फेज में होगा, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज में, डिस्पर्शन मीडियम में होगा, यानी कि परिक्षेपण माध्यम में ये परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, बोल सकते हो। कोलाइडल विलयन में परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं? वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोहड़ा, बादल, कुहासा किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? कोहड़ा है, बादल है, कुहासा है, कोहड़ा है, बादल है, कुहासा है, ये अपने आप में कोलाइड है। देखो कोलाइड में हम लोगों ने देखा कि डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज ठोस है, द्रव है, गैस है। डिस्पर्सिंग मीडियम ठोस है, द्रव है, गैस है। यानी इन दोनों के जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके आधार पर अलग अलग प्रकार के कोलाइड होते हैं, जिसमें से एक टाइप है एरोसोल, है ना। एरोसोल दो टाइप के होते हैं, द्रव गैस का एरोसोल, ठोस गैस का, द्रव गैस का एरोसोल और ठोस गैस का एरोसोल। जो एरोसोल होता है ना उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम जो है गैस होती है। डिस्पर्स्ड फेज जो है ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। इन दोनों का जो कोलाइड है ये भी एरोसोल कहा जाता है और इन दोनों का जो कोलाइड है ये भी एरोसोल ही कहा जाता है। कोहरा, बादल, कुहासा, इसमें जो डीएम है डिस्पर्सिंग मीडियम है, नो डाउट गैस ही होनी है, लेकिन जो डीपी है डिस्पर्स्ड फेज है ये यहाँ पर लिक्विड है, यानी कि द्रव है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कोहरा, बादल, कुहासा एरोसोल कोलाइड का प्रकार है। जो परिक्षेपण माध्यम है गैस है ना, ये भी देखो गैस है। एरोसोल दो प्रकार के एरोसोल होते हैं। फिक्स है कि डीएम जो है गैस है, लेकिन जो डीपी है ये द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो कोहरा, बादल, कुहासा गैस द्रव का एरोसोल है। धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट है, ये भी अपने आप एरोसोल है। जो परिक्षेपण माध्यम है वो तो गैस होनी है, लेकिन यहाँ पर जो है ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था है। याद रखिए गैस का कोई कोलाइड नहीं होता है, गैस का कोई कोलाइड नहीं होता है। दूध और फेस क्रीम किस प्रकार के कोलाइड माने जाते हैं? यहाँ पर देखो दूध और फेस क्रीम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। कोलाइड का प्रकार है इमल्शन, ये द्रव का कोलाइड है, यानी कि डीपी और डीएम दोनों के दोनों लिक्विड है, राइट। यहां पर आपको मैच करना है। यहां पर कोलाइड के उदाहरण है, यहां पर कोलाइड के प्रकार है। अभी आपने इमल्शन के बारे में देखा, दूध और फेस क्रीम, तो दो के साथ ए जाएगा, दो के साथ ए जाएगा। कोहरा, बादल, कुहासा आपने देखा एरोसोल है, तो एक के साथ सी जाएगा, एक के साथ सी है, दो के साथ ए है। जेली, पनीर, मक्खन तो जेल है, ये जेली, पनीर, मक्खन जेल है, तीन के साथ डी जाएगा। रंगीन पत्थर, दुधिया, कांच, ये ठोस सोल है। ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जेली, पनीर और मक्खन किस प्रकार के कोलाइड है? ये है जेल। ठीक, ये है जेल। तो यहां पर देख लो आप, जेली, पनीर, मक्खन, ये जेल है। जेल में जैसे पनीर है, पनीर आप देखते हैं तो उसमें ज्यादातर पार्ट ठोस दिखता है या लिक्विड दिखता है? आपको ज्यादातर पार्ट कैसा दिखता है? ठोस दिखता है। तो जो ज्यादा है वो डीएम है, यानी कि परिक्षेपण माध्यम है। तो ठोस जेली है, पनीर है, मक्खन है। ठोस जो है परिक्षेपण माध्यम है और द्रव जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है। परिक्षेपण माध्यम जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है स्मॉल क्वांटिटी में होता है। रंगीन, रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच, ये क्या है? ठोस सोल है। एक तो होता है सोल, सिंपली सोल, सिंपली सोल, और एक होता है ठोस सोल। ठोस सोल में डीपी डीएम दोनों ठोस ठोस, सोल में ठोस द्रव। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है हमारा समाप्त होता है। पार्ट 2 के साथ ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न आए इसकी उम्मीद जो है कम है। जितना मैं आपको करवाऊंगा उससे बाहर प्रश्न आए उसकी उम्मीद जो है कम है। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ और इस पूरे चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।